चलिए नमस्कार। गुड इवनिंग सभी लोग को। आवाज़ जा रही मेरी आप लोग को? सभी लोग को नमस्कार है, गुड इवनिंग है, शुभ संध्या है। और हम लोग डियर जिससे बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास को लेकर के हम बात कर रहे थे। आज इसका टॉपिक हम समाप्त करते हैं। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत द्वैध शासन से लेकर के 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1935 तक हमने जो बातें की थी वहां तक क्लास हुई थी। आज हम उसके आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 तक हमने बात की थी। आज इसके बारे में आगे ले चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू होने से पहले बता दूं, जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है और तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का नया बैच स्टार्ट है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संस्था का नंबर है 9628 95 92 37 9628959237। चलिए शुरू करते हैं क्लास हम लोग। तो आएंगे सब लोग धीरे धीरे आ गए। चलिए आवाज जारी। चलिए तो हम लोग भारत शासन अधिनियम तक आगे पढ़े थे, उसके आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, हम इसके बारे में बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जो हम बात करते हैं, इसमें क्या बातें बताई गई हैं देखिए। भारत देश में इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार पहली बार भारत में क्या लागू किया गया? फेडरल सिस्टम लागू किया गया। संघीय व्यवस्था लागू की गई। फेडरल सिस्टम क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, मालूम चल जाएगा। जहां पे पावर शक्तियां एक लेवल पे नहीं बल्कि एक से अधिक लेवल पे डिवाइड होती हैं, 2 और मोर देन 2 लेवल, 2 या 2 से अधिक स्तर पर। जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र स्तर पे है, राज्य स्तर पे है और स्थानीय स्तर पे है। ये 1935 का अधिनियम शुरू हुआ और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार सेंट्रल में, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई, द्वैध शासन की क्या हुई डियर? शुरुआत हुई इसी के अंतर्गत। ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से। और इसी अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार फर्स्ट टाइम पहली बार प्रांतों को, प्रांत मतलब प्रोविजन, जिसको आज हम राज्य कहते हैं, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई पहली बार। तो पहली बार प्रांत प्रोविजन को स्वतंत्रता दी गई। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन, अरे हाँ संविधान दिवस, बिल्कुल बिल्कुल बधाई हो आपको वेदकाजी, पर ध्यान से उतर गया था मैं। तो पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, पहली बार। ठीक है, और इसी के अंतर्गत कई सारे प्रांत स्वतंत्र हुए, कई सारे राज्य स्वतंत्र हुए और सभी राज्यों में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जो राज्य स्वतंत्र हुए उन सभी में एक लोक सेवा आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई थी। और मैं आपको बता दूं, इसी अधिनियम के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से संघ यानी केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और प्रांतों मतलब राज्यों में, और प्रांतों यानी राज्यों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का क्या किया गया डियर? प्रावधान किया गया। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही यूपीएससी और हर स्टेट में जो होता है स्टेट लोक सेवा आयोग, उसका प्रावधान किया गया था इसी अधिनियम। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसी अधिनियम के माध्यम से
इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के माध्यम से। केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया इसी के माध्यम से। और मैं बता दूं, इसी के माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से मताधिकार का विस्तार किया गया था। वोट देने का जो राइट मिला था, मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। अब मताधिकार का विस्तार किया गया यानी वोट देने का अधिकार दिया गया, विस्तार मतलब और उसको बढ़ाया गया। लेकिन समूची जनसंख्या का केवल, पहले क्या था, इसको क्या कहते हैं, भले ही मतदान देने का अधिकार दे दिया लेकिन पूरी जनसंख्या का केवल 10%। ठीक है, याद रखिएगा, ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये बात भी आती है। इसी अधिनियम के माध्यम से अगर हम बात करें आपको, तो जो हमारे देश में जो 3 सूचियां होती हम पढ़ते हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, हम संविधान में पढ़ेंगे इसको, समवर्ती सूची, इनका भी प्रावधान इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही प्रावधान किया गया था। 1935 अधिनियम के माध्यम से ही, ठीक है, 1935 अधिनियम के माध्यम से ही आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट, संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय यानी केंद्र में, संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही, जो 1937 में स्थापित हो गई थी। गुड इवनिंग सभी लोग को। तो 1935 में स्थापित हो गई। ये सारी बातें 1935 के अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से आपको बता दें कुछ और भी चीजें हुई थी, जैसे संयुक्त बैठक का प्रावधान जो हम पढ़ते हैं, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना। ठीक, मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सदन में कोई प्रस्ताव पास हुआ, एक सदन से पास हुआ, दूसरे सदन ने रोक दिया, तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे संविधान में, और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे उसको। अभी आपको यहाँ पे क्या जानना है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, ये 1935 के अधिनियम के माध्यम से था, ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक फैक्ट और पढ़ते हैं जो आपके, देखिए ये सारे प्रश्न आप इतिहास से मैं शुरू किया हूँ, आंदोलन से लेकर के संवैधानिक विकास। फिर इसके बाद गुड इवनिंग डियर, इसके बाद इसमें एक फैक्ट और आता है, एक पॉइंट और आता है, अंतरिम सरकार। जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी। जब तक सरकार बन न जाए तब तक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी। आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन हमने कल बात किया था, कैबिनेट मिशन। तो अंतरिम सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार में है तो बहुत सारी बातें, लेकिन जो आपका इससे जो जुड़ा फैक्ट बता रहा हूँ संवैधानिक विकास के अंतर्गत, उससे पहले बात करते हैं अंतरिम सरकार में है क्या। तो अंतरिम सरकार की बात जो की गई थी वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई थी, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था। हमने कल पढ़ा था, 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और उसी ने ही कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में ही इस बात का उल्लेख किया गया था कि भविष्य में संविधान का निर्माण का प्रारूप कैसा होगा और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। कल की क्लास में कैबिनेट मिशन पढ़ा था हमने। अब अंतरिम सरकार की स्थापना को लेकर के क्या बातें की गई, चलिए देखते हैं। तो अंतरिम सरकार की स्थापना का जो प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने दिया, उस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था? प्रांतीय प्रोविजन, जिसको हम आज राज्य कहते हैं, प्रांतीय विधानमंडलों के को 3 भागों में
कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया। हर प्रांत में एक विधानमंडल होता है, जैसे आज हमारे हर एक राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। अंग 3 होता है, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन बहुत हमारे देश में हर राज्य में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद है नहीं। तो जहाँ पे सिर्फ विधानसभा है वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल मिल करके विधानमंडल का निर्माण करते हैं, और जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल तीनों है तो वहाँ पे तीनों मिलकर करते हैं। हम संविधान में पढ़ेंगे विधानमंडल टॉपिक, तो बात करेंगे उस पर। तो जब अंतरिम सरकार की बात कैबिनेट मिशन ने कही तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत जो हर राज्य में विधानमंडल था उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या था? पहला था हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, ठीक। दूसरा क्या था? मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, ठीक है। और तीसरा क्या था? अलग से था बंगाल और असम, ये 3 अलग कर दिए गए। अब हिंदू बहुसंख्यक में जिसमें मद्रास, मुंबई आता था, उड़ीसा आता था, बिहार आता था और संयुक्त प्रांत आता था, ये सब हिंदू बाहुल्य वाले में आते थे, ठीक है। बंगाल, मुंबई, मद्रास, ठीक है, सॉरी, मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत ये आते थे, बंगाल नहीं आता था। मुस्लिम संख्यक में पंजाब, उत्तर पश्चिम का सीमांत एरिया और साथ ही साथ सिंध जो था वो भी मुस्लिम बाहुल्य में आता था, और अलग से बंगाल और असम थे। तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत पहले हर राज्य के विधानमंडल को इस तरह 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार की जो प्रस्ताव रखा गया था, तो प्रस्ताव में संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल के निर्माण का प्रावधान किया गया कि भैया इस प्रस्ताव के अंतर्गत संघ में एक कार्यपालिका होगी, साथ ही साथ एक विधानमंडल होगा। कार्यपालिका और विधानमंडल, विधानमंडल कानून को बनाने का काम करता है, कार्यपालिका उसको लागू करने की बात करती है। इसके अंतर्गत ये बात की गई कि सर ये दोनों होगा। विधानमंडल में जब सांप्रदायिक मुद्दा होगा उस पर चर्चा होगी, तो दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे, वोट करेंगे, और जितने लोग वोट करेंगे उसी के बहुमत के आधार पर ही क्या किया जाएगा? फैसला किया जाएगा, अंतरिम सरकार का फैसला किया जाएगा। भैया एक केंद्र विधानमंडल होगी, कार्यपालिका होगी, विधानमंडल में दोनों समुदाय के लोग होंगे, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, और दोनों सभी लोग वहाँ पे वोटिंग करेंगे, जितने लोग उपस्थित रहेंगे वोट देंगे, उसी के बहुमत के आधार पर फैसला होगा। 2 से आगे चल करके कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आगे चल करके क्या हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार, कितना? 14 वेरी इंपॉर्टेंट सदस्यीय अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया। 14 मेंबर, 14 सदस्य, ठीक है, जिनमें से 6 मेंबर जो थे, ये बहुत अंदर से प्रश्न पूछता है, मैं बता रहा हूं आपको, पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ सब में पूछा है। 6 मेंबर कांग्रेस से थे, 5 मेंबर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उस मुस्लिम लीग से थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1 सदस्य एंग्लो इंडियन था, 1 सदस्य एंग्लो इंडियन, ठीक, 1 पारसी था, 1 सिख, ये इतने थे। तो भैया इस तरह से 14 सदस्यीय निर्माण हो गया था अंतरिम मंडल का। फिर अब ये हुआ कब निर्माण हो गया 14 सदस्यीय का? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का क्या किया गया? गठन किया गया। मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 12 थी। कितनी थी? 12 थी। तो 12
सदस्यों का मंत्रिमंडल बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में। ठीक है। अंतरिम सरकार में स्टार्टिंग टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग पार्टी नहीं थी। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी नहीं थी। अंतिम कि उन्होंने विरोध किया कि हम अंतरिम सरकार में नहीं आएंगे। फिर 26 अक्टूबर 1946 को, कब? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। 26 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने एंट्री मारी कि भैया हम होंगे, ये आए। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। और जब वो 5 सदस्य आए तो उनके आने के कारण 3 लोगों को रिजाइन देना पड़ा था। 3 लोगों को रिजाइन देना पड़ गया था। शरद चंद्र बोस, अली जहीर, साफत खान, इन 3 लोगों को रिजाइन देना पड़ गया था। 5 लोग आ रहे हैं, 3 लोग को जाना पड़ेगा संख्या के आधार पे, तो उनको रिजाइन देना पड़ गया था। तो ये आ गए, पहला विरोध किया। अब अंतरिम सरकार बना, अंतरिम सरकार बनी तो यहां से बहुत प्रश्न पूछते हैं मंत्री से, कभी कभी बहुत पूछा है। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस वाले भैया की, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, याद रखिएगा नाम, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सब नाम याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, सी चक्रवर्ती, सी राज गोपालाचारी, ठीक है, सी एच भाभा, सी एच भाभा, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। जितने नाम बता रहा हूं मैं, ये सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अंतरिम सरकार में थे। अरुणा आसफ अली, एक नाम और था, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली, जगजीवन राम, ये इतने लोग कांग्रेस पार्टी से थे जो मंत्रिमंडल में क्या हुए थे, शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से। प्रश्न आपसे, इनमें से शायद एक आध ऐसे नाम होंगे जो आपके पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामों की तैयारी जो हम कराते हैं, शायद किसी में ना पूछे गए हों। जी हाँ, सब में पूछे गए हैं, शायद ही एक आध नाम बचा हो। जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें, उपाध्यक्ष थे, विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामले इनके पास थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है, विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामले। वल्लभ भाई पटेल आप सब जानते हैं गृह मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण विभाग इनके पास था, गृह मंत्री थे। साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री विभाग भी वल्लभ भाई पटेल जी के पास था, रियासत संबंधी भाग इनके पास था। बलदेव सिंह जी के पास रक्षा विभाग था, बलदेव सिंह जी के पास डिफेंस सेक्टर दिया गया था, रक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई सर के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास जो था, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग दिया गया था इनको, शिक्षा विभाग दिया गया था। भाभा जी के पास कार्य, खान तथा बंदरगाह, कार्य, खान तथा बंदरगाह, ये विभाग इनके पास थे, सब याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद सर के बारे में बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास था, राजेंद्र सर के पास
खाद्य एवं कृषि विभाग, फूड एवं एग्रीकल्चर सेक्टर इनके पास था। फिर नाम आता अरुणा आसफ अली के पास, इनके पास क्या था, रेलवे डिपार्टमेंट था, रेलवे विभाग था अरुणा आसिफ अली के पास। और फिर लास्ट में आते हैं जगजीवन राम, भी बहुत पूछे गए हैं, इनके पास था श्रम विभाग। कौन सा विभाग था, श्रम विभाग। ये अंतरिम सरकार में जो 12 सदस्यीय मंत्री थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डियर। कई बार आता है डायरेक्ट पूछता है, कई बार जोड़े मिलाओ में, कई बार चार्ट दिख देकर कहेगा इसमें से कौन एक सही है कौन एक गलत है। बहुत पूछा है टीएसटी, पीएसटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ तमाम एग्जामों में। ये कांग्रेस पार्टी से थे। भैया हम बात करते हैं मुस्लिम लीग वाले पार्टी से, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पूछा गया प्रश्न है, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, फाइनेंशियल, वित्त विभाग था। ठीक, फिर नाम आता है आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर, इनके पास कौन सा विभाग था, इनके पास भैया था वाणिज्य विभाग था। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास कौन सा था, लॉ डिपार्टमेंट था, विधि विभाग था इनके पास। ठीक है, विधि विभाग था। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, स्वागत है। विधि विभाग था इनके पास। गजनफर अली, गजनफर अली, स्वास्थ्य विभाग था, हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया था। अब्दुल रवनस्तर, रवनस्तर, अब्दुल राव नस्तर। अब अब्दुल राव नस्तर सर के पास क्या था, कम्युनिकेशन सेक्टर था, कम्युनिकेशन नहीं, संचार विभाग। ये कितने लोग मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार में बने, और उतने लोग जो मैंने स्टार्टिंग बताया वो कांग्रेस पार्टी से बने थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है माउंट बेटन योजना। आप इसको एक नाम से और जान सकते हैं, भारत का विभाजन, यही सज्जन पुरुष थे उस टाइम पे जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था, बंटवारा हुआ था। माउंट बेटन योजना या भारत का विभाजन, इसी योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा कर दी गई थी। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के नाम की क्या हो गई, घोषणा हो गई कि दो देश बनेगा, एक नाम होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। ठीक है, इसी के द्वारा एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम था, आप सभी को पता होगा, रेड क्लिफ आयोग। रेड क्लिफ आयोग पूछा है आपके एग्जाम में। इसने ही दोनों देशों की बाउंड्री डिसाइड की थी, सीमा निर्धारित की, इसी ने, रेड क्लिफ आयोग के द्वारा ही, रेड क्लिफ उसके हेड थे। दोनों देशों के अलग 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 संविधान सभाओं की घोषणा की गई कि दोनों देशों की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, भारत की अलग, पाकिस्तान की अलग। क्या कह रहे हैं, हाँ एक बताया तो मैंने आपको, बताया ना मैंने, यहाँ पे नाम आपने जो पढ़ा, एक नाम जो आपने पढ़ा यहाँ पे, जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि विभाग। आई चुंदरीगर साहब पता नहीं हिंदू थे मुसलमान थे, लेकिन एक तो नाम क्लियर है। ठीक है, इस चौंकने वाली कौन सी बात होती है, धर्म में जाति में हम बटे हैं, नेता नहीं बटते कभी। ठीक है, वो खाली बोलेंगे मुंह से, मुंह में राम बगल में छुरी, कोई इसमें नेता और बुरा मत मानिएगा। तो अलग अलग संविधान सभाओं की घोषणा की गई। भैया आप संविधान सभा, आप लोग संविधान बनाए अपने देश का। ठीक है,
इसी योजना के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि भारत का विभाजन किस प्रकार होगा, और इसके लिए डिसाइड किया गया कि पंजाब और बंगाल के विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे, उसी के आधार पे होगा। इसी योजना के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि भारत का विभाजन किस प्रकार होगा, और ये तय किया गया कि जो पंजाब है, जो बंगाल है, वहाँ की जो विधानसभा है, उसी के सदस्य मतदान के द्वारा डिसाइड करेंगे कैसे विभाजन होगा। ठीक है भाई, पश्चिमी सीमांत प्रांत जो थे, सिलहट का जो मुस्लिम एरिया था, बलूचिस्तान व सिंध के लोगों ने भी, इन सब ने कहा कि सर हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये इन्होंने इच्छा जताई थी कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये सारी चीजें होने लगी। खैर, फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये हो गया। फिर उसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। अब 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत ये कर दिया गया कि 18 तो ब्रिटिश शासन की संप्रभुता समाप्त। अब ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण नहीं रहेगा। भारत में जो भारत सचिव और भारत मंत्री पद अंग्रेजों ने बनाए थे, वो सब खत्म। ब्रिटिश संसद का भी भारत पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसी के अंतर्गत कह दिया गया अब गवर्नर और गवर्नर जनरल के पद केवल संवैधानिक मात्र रहेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया 1947 के। ठीक है, इसके द्वारा जब तक नए संविधान का निर्माण ना हो जाए, तो प्रत्येक प्रांत का शासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया जाएगा कि भैया हमने संविधान सभा बना दी है माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग। जब तक संविधान बन नहीं आता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग देखते रहिए। ठीक है, और इसके द्वारा इसी के अंदर मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूं क्या इसमें, इसी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ये भी कहा गया कि ये देशी रियासतें, जो देशी रियासतों के राजा थे, आपको 3 ऑप्शन देते हैं कि आप चाहे तो भारत में चले जाइए, चाहे पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे आप स्वतंत्र रहिए। तो कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि 4 ऑप्शन दिए थे कि चाहे आप भारत में रहिए, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे आप स्वतंत्र रहिए, चाहे आपकी इच्छा तो हमारे साथ आ जाइए। अब अंग्रेज के पास कौन जाएगा? सब उसी से लड़ने के लिए, उसी से छुटकारा पा रहे थे। तो चलो ठीक है, बहुत सारी 1947 से केंद्रीय जो विधायिका थी, राज्य की जो विधानसभाएं सब समाप्त कर दी गई, और भारत के संविधान के लिए एक नई विधायिका का निर्माण प्रस्ताव किया गया जो काम करेगी। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ये बातें जो है की गई। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ही भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया जाएगा। इस यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ही क्या कर दिया गया? 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई। 2 अधिराज्यों की क्या हुई? स्थापना हुई। इसकी बात की गई, भारत को लगकर पाकिस्तान बना दिया जाएगा। भारत 2 अधिराज्य, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजित हो गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस बात की भी घोषणा कर दी गई इस अधिनियम के माध्यम से कि 15 अगस्त 1947 को हम आपको आज़ाद कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंतर्गत 2 भाग थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल आता था और साथ ही साथ सिलहट ये भी शामिल था। पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, बदावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान और साथ ही साथ बलूचिस्तान की 8 देशी रियासतें भी आकर के शामिल हो गई। बलूचिस्तान ने तो पहले ही इस बात का उठा दिया था मुद्दा कि सर हम जो है शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरा, इस अधिनियम की जो प्रमुख बात थी, संविधान सभाओं को सत्ता सौंप देंगे। जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक संविधान सभाओं को सत्ता सौंप देते हैं
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान का निर्माण करेगी, उन्हीं संविधान सभाओं को क्या करते हैं, सत्ता सौंपने की बात की गई इसमें, कि सत्ता इनको सौंप देते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार भैया संविधान का निर्माण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात की गई, और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन करने की बात की गई, जब तक भैया संविधान बन नहीं जाता। ठीक है, तमाम बातें इसमें बताई गई, तमाम बातें कर दी गई। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब चीजें समाप्त हो गई। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे देशी रियासतों को भी कहा गया कि अगर आपकी मर्जी है तो आप स्वतंत्र रहिए। तो आपने सुना होगा फेमस नाम, 3 नाम है, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। ठीक है, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, बोले कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। फिर इनको अपनाने की कई प्रक्रियाएं अपनाई गई। ठीक है, तो ये तो अलग हो गए। उसके बाद जो अन्य देशी रियासतें थी, उनको कैसे अपनाया गया? अन्य देशी रियासतों को अपनाने की प्रक्रिया, कि अन्य देशी रियासतों को कैसे एक्सेप्ट किया गया। ये 3 तो बोले हम स्वतंत्र रहेंगे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। अन्य देशी रियासतों को कैसे एक्सेप्ट किया गया? अन्य देशी रियासतों के बारे में अगर हम बात करें तो 21 देशी रियासतों को, 21 देशी रियासतों को क्या कर दिया गया? उनको उन राज्यों में मिला दिया गया जो भौगोलिक रूप से उनके निकट थे। ठीक है, जो भौगोलिक रूप से उनके निकट थे, उन्हीं के साथ उनको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, कि आप भौगोलिक रूप से इसके निकट हैं तो आपको इसी के साथ मिल जाना चाहिए। 61 देशी रियासतों को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। 61 देशी रियासतों को केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या कर दिया गया? क्षेत्रों में बदल दिया गया, कि आप लोग जो है अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, राजा औजा सिस्टम नहीं है अब। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये रिवीजन बैच है, इसलिए मैं से टू द पॉइंट चल रहा हूं, क्योंकि आयोग ने कहा है कि 40 से 45 दिन, या आयोग ने कहा दिसंबर और जनवरी में एग्जाम करा सकते हैं टीएसटी पीएचटी का। इसीलिए आप सभी लोगों के 40 से 45 दिन का टारगेट रखते हुए लास्ट दिसंबर तक आपका बैच स्टार्ट किया गया, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का भी संवैधानिक विकास, जो आज समाप्त होगा। कल से हम संविधान पूरा पढ़ेंगे, भाग 1 से भाग 25 तक। जो भी बच्चे जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। ठीक है, तो ये कर दिया गया। अनेक और राज्य थे, उन राज्यों के समूहों का विलय करके राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, अनेक राज्यों का, इसके अलावा अनेक राज्यों का क्या किया गया? सामूहिक विलय किया गया। डियर, सामूहिक विलय का मतलब कई राज्यों को आपस में मिला दिया गया, एक उनसे उनको मिला दिए और नए राज्य बना दिए गए, जैसे सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। 275 देशी रियासतों को मिला करके 5 संघीय राज्यों का निर्माण किया गया। सोचिए, 275 देशी रियासतों को मिला करके ये चीजें हुई, इस तरह से राज्य बनाए गए। तो ये सारी चीजें बताई गई, और भारतीय संविधान सभा ने बनाना शुरू किया। और जब भारतीय संविधान ने संविधान बनाना शुरू किया था, तो जब मूल संविधान हमारा बना, तो मूल संविधान में राज्यों की श्रेणी अलग अलग डिवाइड कर दी गई। मूल संविधान में राज्यों की श्रेणी डिवाइड कर दी गई। अब राज्यों की कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। अब कैटेगरी जब डिवाइड की गई तो उसमें भाग ए बी सी डी करके कर दिया गया, 1 बी सी डी। ठीक, अब ए बी सी डी कर दिया गया। ए में आया बहुत सारे देश हैं, असम, बिहार। अब इसमें कौन कौन सा आया?
नाम लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं मैं, 4 कैटेगरी डिवाइड की गई। एक ही बात कर रहा हूं पहले मैं, इसमें असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी और बंगाल, ये ए कैटेगरी में आए। फिर से बोल रहा हूं, ए कैटेगरी में रखा गया असम, बिहार, मध्य प्रदेश, बंबई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, बंगाल, ये ए कैटेगरी में आए। ठीक है, फिर हम बी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर और पेप्सू को शामिल किया गया। पेप्सू पूछा गया प्रश्न है। फिर भाग सी में आया अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार व कुर्ग। दुर्ग नहीं कुर्ग, का पे छोटे ओ की मात्रा, कुर्ग। इसको फिर से बोल रहा हूं, नाम सी का। भाग सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार व कुर्ग को शामिल किया गया। और जो डी में आया वो आया था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो मूल संविधान में इस तरह से इनको 4 कैटेगरीज में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। फिर हमारा संविधान बना, संविधान सभा ने संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न बहुत पूछता है, तो हमने स्टार्टिंग बताया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इसीलिए क्या कर दिया गया, उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 2 महीना रुक करके 26 जनवरी 1947 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। वरना उसी समय लागू कर सकते थे, नवंबर जब बन गया था। ठीक है, उस समय जब बने तो आप सभी को पता है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, आज 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान बन के हमारा तैयार हो गया, फिर लागू हो गया। फिर हमने संविधान बनाना शुरू किया, तो संविधान में हमने एक अपने देश का संविधान बहुत बड़ा बनाया, 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे हवा में नहीं बना दिया, हवा में नहीं बना दिया। उसके लिए हमने हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया, तमाम चीजें हुई, ये बातें हमने देखी। ठीक है, तब जा करके भारत देश का संविधान बना, और उसके पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो इस तरह से पूरा संवैधानिक विकास आपने देखा। संवैधानिक विकास के अंतर्गत आपने क्या देखा कि द्वैध शासन भारत देश में कब से, अब सोचिए कहां से हमने शुरू किया था, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का मैग्ना कार्टा, 1861 का अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का अधिनियम। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार, कांग्रेस को कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, फिर 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। फिर ये सारी चीजें हमने की, और स्वतंत्र भारत जब हमारा हुआ 1947 में, उसके बाद ये सारी चीजें हुई, संविधान बना। अब हम आगे बात करेंगे कि भैया संविधान का निर्माण जब हुआ तो हमने किस देश से क्या लिया, संविधान सभा के बारे में। वो नया टॉपिक ये था आपका संवैधानिक विकास। अगर आप टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री से टच होते हैं, और इसलिए हमने बक्सर के युद्ध से शुरू किया था, उस समय से शुरू किया था, क्योंकि इतिहास से टच करता है पॉलिटिकल साइंस। और हमने कहा था कि स्पीड से चलेंगे, रिवीजन बैच है, इसको सीधे पढ़ाते हुए निकल चलेंगे। अब जो आपकी क्लास आगे शुरू हो गई, वो गाना जैसे आता ना कि आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। अब स्लो मोशन में चलेंगे, लेकिन स्लो मोशन का मतलब एकदम स्लो मोशन में नहीं चलेंगे। ठीक है, स्पीड बनाए रखेंगे, क्योंकि संविधान किसे कहते हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है। हर एक अनुच्छेद के बारे में बात करते हुए चलेंगे, और जो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आए हैं, जिस लेवल के आए हैं, डीपली आए हैं, उस तरीके से बात करते चलेंगे कल की क्लास से। तो ये भारत का संवैधानिक विकास आपका यहीं से समाप्त होता है। समय हमारे पास अभी पर्याप्त है, लेकिन नया टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। जाने से पहले फिर बता दूं, टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी
की क्लासेस अवेलेबल होती हैं पॉलिटिकल साइंस की। इसके अलावा टीचर्स एकेडमी पे ही नेट ज्योग्राफी क्लासेस चलती थी पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन टीचर्स एकेडमी की ही दूसरी ब्रांच बनी है यूजीसी एकेडमी, कुछ महीना पहले बनी है। अब सारी क्लासेस यूजीसी एकेडमी पे चलती, संस्था एक ही है, मालिक हमारे एक ही हैं, नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर भी एक ही है, चैनल अलग अलग है। तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, जनवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आगे जुलाई में एग्जाम देंगे, या फिर आप टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की एग्जाम देने जा रहे हैं, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 मतलब 9628959237 पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी है तो आप उससे व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी शाम 5 बजे टीचर्स एकेडमी पर, शाम 4 बजे यूजीसी एकेडमी पर। लेकिन कल बुधवार है, कल मुलाकात होगी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। उसके बाद क्लासेस ऐप पर होंगी। तो कल की 4 क्लासेस आप डेमो देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक संविधान की क्लासेस उन्होंने स्पीड से चला था। नेट ज्योग्राफी क्लास यूजीसी एकेडमी पर देख सकते हैं, शाम 4 बजे से चल रही है, अभी आज भी क्लास हुई थी। अगर आपको बैच अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल संपर्क करें। धन्यवाद।